जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स पार्ट 10। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन आपका हो गया था। इस पर आप न्यूमेरिकल बना लिए, कम से कम 50 न्यूमेरिकल बनाए हैं। अब हम आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन पर। कुछ इसमें हम समय आपका लिए थे, ठीक है, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बीच में, इसलिए क्योंकि सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल था, काफ़ी न्यूमेरिकल था। और अब जो हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, उस पर फिर न्यूमेरिकल आ जाएगा। रिक्वायलिंग ऑफ गन आ जाएगा, उस पर भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको बनवा लिए हैं। अब इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसका भी पहले मिला हो आपको। तो मेरा है आज न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन। क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आपको डेली मिलता होगा। ठीक है, कहता है फॉर एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों का तलहथी है, ठीक है, ठीक है, तो हम इससे इस पर मारे, ठीक है, तो ई इस पर फोर्स लगाया और ई इस पर फोर्स लगाया, दोनों पर फोर्स लगा। ई इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ई इस डायरेक्शन में लगा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो कहता है इससे अब तुम जोड़ो, पढ़ाई से मतलब है, इससे अब सब चीज से जोड़ के देखो। कहता है फॉर एवरी एक्शन हैव इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब एग्जाम्पल लो, देखो तुम्हारे डेली यूज में भी हो रहा है, तुम भी कर रहा है। सबसे पहली बात कि हम लोग जो चलते हैं, वॉकिंग में ही ले लो, सबसे पहली बात, तो उसमें क्या होता है, एक्शन भी होता है और रिएक्शन भी होता है। हाँ, एक चीज याद रखना कि पहले एक्शन हो जाएगा और बाद में रिएक्शन होता है, इस चीज को दिमाग से हटा लो। दोनों एक साथ होता है, याद रखना, दोनों एक ही साथ होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हो गया तब उसका रिएक्शन होता है ना। एक्शन एंड रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस। समझ गया। एग्जाम्पल अब लेना है हमको, क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम आपको 5-6 एग्जाम्पल बताते हैं, आप कम से कम 10 उसको पूरा लीजिएगा, क्योंकि इसका नोट्स आपको अपने बनाना है। ठीक है, जैसे सेकेंड लॉ में बनाए थे, फर्स्ट लॉ में बनाए थे। पहला बात तो वॉकिंग वाला केस में नहीं, पैर से, पंजा से हम लोग क्या करते हैं, एक्शन किस पर, अर्थ पर, और अर्थ हमारे एरी पर क्या करता है, रिएक्शन करता है। नहीं, इसी से हम लोग चलते रहते हैं। नदी में कभी चढ़ा होगा, नाव पर चढ़ा होगा नदी में कभी, तो देखा होगा कि जब हम लोग उतरने लगते हैं नाव से, नहीं तो उतरने लगते हैं तो उसमें डर बना हुआ रहता है। किस चीज का, कि नाव से जब उतरते हैं हम लोग नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जब उतरते हैं तो पैर से धक्का देते हैं, किसको, नाव को। हम आ जाते हैं आगे, तो कभी कभी उसमें डर लगा रहता है कि स्पीड से जाना चाहें, ठीक है, तो कहीं बीच में नहीं गिर जाए। तो उसी समय में हम नाव को धक्का लगाए, नाव हमको धक्का लगाए, हम ज़्यादा लगा रहे, नाव ज़्यादा पीछे हो जाएगा, हम कहाँ गिर जाएंगे, बीच में ही नहीं गिर जाएंगे। यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन हुआ। उसी नाव के केस में जो बोटिंग करता है वो इतना बड़ा पतवार रखता है, नहीं, बड़ा सा डंडा में लगा रहता है, वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ ठेला, नहीं, पानी को पीछे की तरफ ठेला, तो पानी क्या करता है, नाव को, क्योंकि नाव के कांटेक्ट में है, वो आदमी नाव के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो नाव को क्या करे, आगे की ओर ढकेल रहा है। या इसमें से जो तैरा होगा, हम लोग तो तैरते हैं या अभी भी तैरते हैं पोखरा में, कैसे तैरते हैं हम लोग, हाथ से पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ, नहीं, तो पानी हमको क्या करता है,
आगे की तरफ ढकेल देता। ये एक्शन एंड रिएक्शन हर समय होता रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो, जैसे गन है। ठीक है, गन जो है, जब हम स्ट्राइकर दबाते हैं तो पहले कहाँ मारता है? पीछे की तरफ। धक्का कहाँ मारता है? पहले पीछे की तरफ बंदूक से। ठीक है, इसीलिए अक्सर हाँ देखेगा पुराना सिनेमा सब में कि यहाँ लगाया हुआ रहता है। ठीक है, इस पोर्शन में लगाया रहेगा कि पीछे पहले धक्का मारेगा पीछे, और तब कहाँ मारता है धक्का? आगे। और पिस्टल है हाथ में लगाता है। यदि कोई नया आदमी है, ठीक है, तो पहले अपने ही घायल हो जाएगा यदि उस पर नहीं ध्यान दिया तो। ठीक है, बहुत सारा है, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन जो है, प्रोपल्शन वो भी उसी में आएगा। फायर एक्सटिंग्विशर भी उसी में आता है। बहुत सारा एग्जाम्पल आया, स्विमर वाला बताए ही हैं। इस प्रकार से आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम आपको 4-5 बताए हैं, 10 आप पूरा करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 1-2 पॉइंट इसमें आएगा कि फोर्स जो है, देखे होइएगा F लिखा रहता है AB। चीज़ को फिर हम बताएंगे लिख करके, लेकिन आज हमको पहले आपको ओरली सारा बता देना है। FAB और FBA, इसको ध्यान देना इस बात पर, ये जो लिखा रहता है या जो हम लिखेंगे सो क्यों, काहे, कैसे। FAB, ठीक है, और FBA। ठीक, इसका मतलब क्या, यह क्या कह रहा है? FAB और FBA कहता है फोर्स ऑन B ड्यू टू A। भाग गया था। क्या कर रहे थे? FAB और FBA। तो पहले AB को समझो। AB, F कैपिटल, AB भी कैपिटल है लेकिन उसके नीचे में लिखा रहेगा। कैसे? जैसे हम लोग H2O2 लिखते हैं ना, उसी प्रकार से लिखा रहेगा FAB। ठीक है, इसका मतलब AB का मतलब समझो, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ठीक है, और FBA जो रहेगा तब क्या कहेंगे? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। बात समझ गया? हैं? जैसे मान लो ये मेरा हथेली है, ठीक है, हाँ ये मेरा बुक है, ठीक है, ये बॉडी मान लो कि A है, हाँ ये बॉडी क्या है? B है। A माने क्या? हैंड, इसको मान लेते हैं हम H। ठीक है, ये है बुक, माने क्या? B। ठीक है, तो मान लो कि A से हम B पर फोर्स लगाते हैं। A से किस पर फोर्स लगा रहे हैं? B पर। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन B ड्यू टू A। फोर्स ऑन B ड्यू टू A क्या लिखेंगे? BA, FB। और इस पर यदि हम इस पर इससे फोर्स लगा दें, यानी कि इस पर फोर्स लगा रहा है A पर, तो फोर्स ऑन A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि इसका हम काम करेंगे तो इससे पहले आपको ये सब पॉइंट बता दें। ठीक, अब आ जा, ये जो मेरा न्यूटन थर्ड लॉ है, ये क्या कहता था? क्या कहा है हमको? एक्शन एंड रिएक्शन बीइंग इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, इसी केस में हथेली और बुक का हम ले लिए केस, तो फोर्स तो इक्वल कह रहा है, यानी FAB इज इक्वल टू FBA। FAB इज इक्वल टू FBA, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसका मतलब FAB इज इक्वल टू माइनस FBA नहीं हुआ, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। फोर्स तो इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग। अब तुम कहेगा उसी में काहे माइनस कर दिए हैं? ठीक है, उसमें नहीं करो, इसी में कर दो। FBA इज इक्वल टू माइनस FAB, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम अगला पार्ट आ जाते हैं। एक पार्ट है मेरा कि
अगला पॉइंट है मेरा एक, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एक्शन और रिएक्शन जो होता है, ये दिमाग लगाया कभी कि मैग्नीट्यूड बोले हैं ना, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। अलजेब्राइकली कहेगा कि मैग्नीट्यूड मान लो दोनों का इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये मान लीजिए +2 है, ये है -2, तो +2 -2 कैंसिल, 0 हो जाएगा। लगा ना दिमाग? लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहता कि यह दोनों अलग अलग बॉडी पर लग रहा है ना, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर है ना, इसलिए यह कंसेप्ट दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है। एक चीज और याद रखना कि न्यूटन्स का लॉ है, यह यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब कहेगा कि यूनिवर्सल लॉ क्या होता है, ये क्यों नहीं है? यूनिवर्सल लॉ का मतलब है कि उसको प्लेस से कोई मतलब नहीं है, किसी सिचुएशन से कोई मतलब नहीं है, जहां भी होगा वही सेम चीज होगा। ठीक है। लेकिन न्यूटन्स लॉ में ऐसी बात नहीं है, सिचुएशन चेंज करने पर यह चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ नहीं कहा गया। आप जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िएगा उसमें ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल है, क्योंकि हर जगह वो रूल काम करता है। ठीक है। अब आ जाइए, एक पॉइंट इसमें हमको डिस्कस करना है। मान लो कि एक्शन रिएक्शन वाला हम लिए हैं एग्जाम्पल, तो एक बॉडी का मास m1 है और एक दूसरा बॉडी का मास मेरा क्या है, m2 है। दो बॉडी ले लिए, m1 और m2, मास m1 और m2। अब बॉडी क्या ले लिए हम, a और b, बॉडी a और बॉडी b। FAB और FBA का मीनिंग आपको हम समझा दिए हैं। तो बॉडी A पर B फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? बॉडी A पर किसके द्वारा, बॉडी B के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? तो बॉडी A पर लग रहा है ना, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, FAB। इधर क्या लिखेंगे, FBA। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कह रहा है, FAB इज इक्वल टू -FBA कह रहा है। FAB इज इक्वल टू -FBA। ठीक है। अब आ जा, F का मतलब क्या? F का मतलब फोर्स, यानी क्या, MA नहीं, तो आपको निकालना है पहले क्या, FAB, यानी क्या, फोर्स ऑन A ड्यू टू क्या, B। फोर्स ऑन A ड्यू टू B, बार बार कह रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखो। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो MA लिखेंगे, तो MA जो लिखेंगे। अब यहां पर एक आप कंफ्यूजन में होइएगा कि मास इंटू एक्सेलरेशन, तो भाई किसका मास किसका एक्सेलरेशन, तो क्या लिखे आप, AB, यानी फोर्स ऑन A ड्यू टू B, यानी क्या, A का मास और A का एक्सेलरेशन नहीं। इसका मतलब M और उसके नीचे में लिखिएगा कैपिटल A इंटू A स्मॉल a एक्सेलरेशन, और उसके नीचे में फिर लिखिएगा कैपिटल A। बात समझे? यानी MA हो गया, इज इक्वल टू, अब उधर चले जाइए, सेम चीज MB AB, यानी क्या, मास ऑफ B और क्या, इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B। ठीक है, दोनों इक्वल है, MA AA इज इक्वल टू MB और क्या, AB, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट। MA AA इज इक्वल टू -MB और क्या, MB और AB। ठीक है। अब एक चीज देखो, इसी को हम, इसमें क्या है, दो चीज है, एक्सेलरेशन और मास। एक्सेलरेशन को एक तरफ कर देते हैं, मास को एक तरफ कर देते हैं। तो AA बाय AB, AA बाय क्या, AB इज इक्वल टू क्या, MB बाय MA, साइन क्या होगा, माइनस का। इसका मतलब यह हुआ कि A इज इक्वल टू आपका क्या होगा, MB बाई MA, MB बाई
एम ए, यानी ए प्रोपोर्शनल क्या 1/m, ए प्रोपोर्शनल 1/m। इसका निष्कर्ष क्या निकला, फिर इसको हम बताएंगे, लेकिन इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि मास जब ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा उस बॉडी पर कम। नहीं, जैसे मान लो कि क्या कहें हम, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, इसका मास कम है, ठीक है, तो इस पर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ। इसी जगह पर यदि ई ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ठीक है, इसका मास ज़्यादा है, इस पर भी वही यदि हम सेम फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहा गया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आ जाइए अगला पॉइंट। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, सो आपको हम बता दिए हैं, बता दिए ना, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। एक पॉइंट है आपका कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन, कंजर्व माने क्या, संरक्षित, या कंजर्व का मीनिंग आप यही समझिए कि कांस्टेंट। कंजर्व का मीनिंग क्या समझिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट समझने के लिए फिर आप जाइएगा वेरिएबल में। जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट अलजेब्रा में पढ़े हैं ना आप। वेरिएबल यानी क्या, ABCD XYZ, यानी उसका वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो कांस्टेंट रहता है, कहीं 1 2 3 4 है, कुछ भी है, वो कभी चेंज हुआ है, कभी नहीं, कांस्टेंट रहता है। तो कंजर्व का मतलब कांस्टेंट, एक चीज दिमाग में आ गया, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाइए कंजर्वेशन ऑफ किसका, लीनियर मोमेंटम का। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, तो मोमेंटम आप समझ रहे हैं, मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। लाइन के में, एक लाइन में कह रहा है लीनियर मोमेंटम, यह कंजर्व कैसे रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कह रहा है, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितने टाइप का, 2 टाइप का, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, mu, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, अधिक इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mu, और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, mv। और कह रहा है कंजर्व, माने क्या, कंजर्व का मतलब कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब कहता है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि यदि किसी बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, पढ़े हैं ना हम लोग, किसी बॉडी में यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसे क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, चेंज, इसका डिफिनेशन क्या पढ़े थे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स के लिए पढ़े थे ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी क्या, mv माइनस mu पर यूनिट टाइम, यानी बाई टी, यानी F इज इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी, यानी ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। नहीं, ft इज इक्वल टू mv माइनस mu। अब कह रहा है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स जो है वह यदि 0 हो जाए, यानी क्या, बैलेंस्ड फोर्स लगेगा, अनबैलेंस्ड नहीं, फिर इस बात पर ध्यान दो, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स जब लगा, यानी क्या, F क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू टी बराबर कितना, 0। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या, mv माइनस mu। ये हो गया 0, तो mv माइनस mu इज इक्वल टू 0, यानी mv इज इक्वल टू क्या, mu। नहीं हो गया, mv इज इक्वल टू mu, यानी पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों क्या हो गया, इक्वल, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। चेंज इन मोमेंटम जब दोनों इक्वल हो गया, अब यहां ध्यान दो कि दोनों मोमेंटम मेरा इक्वल हो गया, mv इज इक्वल टू mu। तो चेंज इन मोमेंटम जब 0 हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया आपका कि बॉडी क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, यही आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट हुआ। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, यदि किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0,
ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड का यूज किया आप, सिस्टम, क्या है ना, सिस्टम क्या, तो सिस्टम का मतलब हुआ, सिस्टम का जो मतलब आप पहले समझ रहे हैं वही चीज है। जैसे बायो में पढ़ते हैं आप सर्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बहुत सारा ऑर्गेन मिला करके ना एक है, एक सिस्टम हुआ, बहुत सारा ऑर्गेन मिला करके एक ऑर्गेन सिस्टम बनता है, वही चीज यहाँ भी है। सिस्टम का मतलब एक बॉडी नहीं, बहुत सारा बॉडी को मिला करके कोई एक बॉडी है, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। उसके बाद है आपका एक चीज और है, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये पहले बता दिए हैं क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में इसको लागू नहीं कर सकते, तो वही लिख दिया, इफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी अप्लाइड। वह किस केस में होगा, सिर्फ बैलेंस्ड फोर्स के केस में ही लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट है मेरा, प्रूव करना होगा हमको क्या, कि कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, कोलिजन एक बार बोले थे बहुत पहले फोर्स में ही, कोलिजन, कोलिजन का मतलब टक्कर, कोलिजन का मतलब टक्कर, टकराना। जैसे मान लीजिए कोई दो साइकिल चला रहा है, एक दूसरा से टकरा गया, या कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, एक दूसरा से टकरा गया। अब देखो इसमें एक आदमी ही या दूसरा आदमी ही, एक ऑब्जेक्ट ही या दूसरा ऑब्जेक्ट ही, ठीक, इसका मास अलग, इसका मास अलग, ठीक, बिफोर कॉलिजन इसका वेलोसिटी अलग, बिफोर कॉलिजन इसका वेलोसिटी अलग, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी अलग, आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी अलग। ये नहीं सारा पॉइंट बना मेरा, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास होगा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी होगा, दोनों का फाइनल वेलोसिटी होगा। तो लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद टोटल मोमेंटम जो होगा वह क्या होगा, कंजर्व रहेगा, यानी क्या, कांस्टेंट रहेगा, यानी क्या, इक्वल होगा। यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, क्यों कह रहे हैं वैसा, कि दो बॉडी है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी, इसका मास m1 इसका मास m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, इसका फाइनल वेलोसिटी v1 इसका फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक, चलो, तो दोनों टकराया, दोनों अलग अलग है, दोनों आके क्या टकरा गया। तो दोनों जब टकराया तो इस बॉडी का, जैसे बॉडी एक ए है, तो इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास इसका मान लेते हैं m1, इसका मास मान ली क्या m2, पहले बता दिए, इनिशियल वेलोसिटी इसका u1, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2, इसका फाइनल वेलोसिटी v1, इसका फाइनल वेलोसिटी v2। तो बिफोर कॉलिजन बॉडी ए जो है, ठीक है, उसका मोमेंटम क्या हुआ m1u1, और बॉडी बी जो है उसका मोमेंटम क्या होगा m2u2। तो बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम क्या होगा m1u1 प्लस क्या m2u2। ठीक है, आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन टक्कर के बाद, तो इसका वेलोसिटी थी, मोमेंटम क्या हो गया m1v1, इसका मोमेंटम क्या होगा m2v2। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया m1v1 प्लस m2v2, यानी बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन दोनों इक्वल होगा, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यही आपका लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया कॉलिजन के केस में। अब इसको आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वही न्यूटन के थर्ड लॉ से ही है, एफ ए बी इज इक्वल टू क्या माइनस एफ
BA पर हम ले जाएंगे और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है ये प्रूफ करेंगे उसमें, एक है रिक्वायलिंग ऑफ गन। रिक्वायलिंग ऑफ गन क्या होता है? तो गन में क्या बोले थे, स्टैगर दबाते हैं, पीछे स्प्रिंग धक्का मारेगा, उसके बाद फिर आगे धक्का मारता है। तो गन में तो दो चीज हो गया, गन है उसमें बुलेट लगेगा, नहीं लगेगा? गन में क्या लगा? बुलेट लगा। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो हम गन वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, यह सिर्फ पार्टिकुलर इसी केस में इसका यूज होगा, दूसरा में इसका यूज नहीं करना है। गन का जो फॉर्मूला है, जहां गन का क्वेश्चन आएगा वहीं पर इसका यूज होना है, बाकी दूसरा में इसका यूज नहीं होना है। ठीक है, समझ गए बात? अब इसको अब हम उसमें बताएंगे। चलिए